सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें परवाह करनी चाहिए इनकी, और कैसे इन्हें फाइंड करते हैं, और कुछ हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हाई वेटेज के बारे में क्यों परवाह करें। पहली बात तो ये कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम है जेई या नीट या ऐसा कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में लगभग ऐसा होता है, जेई में कुछ ज़्यादा ही होता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज कम होता है। अब ये वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब होता है कि टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर, टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर। इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपके रियल एग्जाम में कितने मार्क्स के टोटल, मतलब कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज क्वेश्चन 1 पूछा गया 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 पूछा गया 4 मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए एक ही चैप्टर से, है ना। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके 2 क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का, तो जो टोटल मार्क्स होगा उसके कितने हो गए एक ही पेपर में, वो हो गए 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे जेई मेन, जेई एडवांस, इन सब में क्या होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टर को हम बोलते हैं हाई वेटेज चैप्टर, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हाई वेटेज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? सपोज आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 मान लेते हैं हाई वेटेज वाला चैप्टर है, उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वेटेज लिखा है। और चैप्टर 2 है, उससे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। अब जैसे ये एवरेज नंबर्स हैं, कैसे निकालते हैं हम? 2013 से लेके 21 तक, या जो भी लेटेस्ट जेई मेन या जेई एडवांस हुआ है, उस तक आप क्या क्या करें कि सारे पेपर्स में देखें कि एक जो चैप्टर है उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हर पेपर में, और उसका एवरेज ले लो, अरिथमेटिक मीन। उससे आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 5 और 10, ठीक है। अब मान लेते हैं जो एफर्ट लग रहा है चैप्टर 1 में, वो लग रहा है 3 गुना एफर्ट, सॉरी, चैप्टर 2 के कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर हुआ वो कौन सा हुआ? वेटेज पर यूनिट एफर्ट, वेटेज पर यूनिट एफर्ट। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक हुआ वो चैप्टर 2 हुआ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 तो हमें करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमें देखना चाहिए कि मिनिमम टाइम और एफर्ट में कौन सा चैप्टर है, या हम बोले कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि हमें ज़्यादा स्कोर दिलवा सकता है ना। तो वो यहाँ पे इस केस में चैप्टर 2 है। तो पहले हमें, जब भी अपन अपने सिलेबस पे फोकस कर रहे होते हैं और टाइम कम होता है हमारे पास सपोज आपकी 11th है ना, आपकी क्लास 11 चल रही है, और 3 महीने 4 महीने बाद 11th क्लास खत्म हो जाएगी, और आपका सिलेबस आपको दिख रहा है कि सिर्फ 40% ही कंप्लीट हुआ है। तो जो बचा हुआ 60% है, आपको पता है कि उतने टाइम में वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हम क्या करें कि उसमें से जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स हैं एटलीस्ट वो कर लें, ताकि जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स है वो, उनका जो स्कोर है, जो मेजर स्कोर है, वो सेव हो जाए, है ना। सपोज आप 12th में हो और आपको बस 3-4 महीने रह गए, है ना, ड्रॉपर हो, 3-4 महीने रह गए हैं, या इस तरह का कुछ टाइम रह गया है, जब भी कम टाइम हो आपके पास तो आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स करने चाहिए। और जो टोटल टाइम है आपका, जो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाते हो एक चैप्टर पर, वो टोटल टाइम और एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स पर, है ना। क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। आप कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कुछ मार्क्स का रिटर्न मिलता है, सिंपल सी बात है। जेई एक इन्वेस्टमेंट गेम है, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहो तो देख सकते हो इन्वेस्टमेंट गेम की तरह, कि आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, है ना, और आपको रिटर्न में क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर आप अपनी टाइम और एनर्जी खर्च करो तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा? जैसे कि इन्वेस्टर्स करते हैं, कौन सी कंपनी पे वो इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिलेगा। सिंपल एज दैट। कौन से चैप्टर पे आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स का रिटर्न मिले, सिंपल एज दैट। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करते हो तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या गेम पूरा कंपटीशन का है? नहीं, यहाँ पे सेंसिबल एक्शंस का भी गेम है। सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि आपके दूसरों से मार्क्स ज़्यादा है, आप सेंसिबली एक्ट कर रहे हो कि नहीं। क्या आप इसको इस तरह से ले रहे हो जैसे कि आपको अपना टाइम उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना चाहिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइज हेयर। ऑलराइट। तो हमने देखा कि क्यों हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये देखकर आपके दिमाग में नेचुरली आ रहा होगा कि अ, ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते कौन से हैं, ये हमें बताओ भैया। तो ये आपको बताया जाएगा 6 सेपरेट पार्ट्स में, आपको ये बताया जाएगा। सबसे पहले जेई मेन के हम तीनों सब्जेक्ट्स देखेंगे। जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन केमिस्ट्री, सॉरी, जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन मैथ, जेई मेन केमिस्ट्री। फिर जेई एडवांस फिजिक्स, जेई एडवांस मैथ्स, जेई एडवांस केमिस्ट्री। इस तरह से हम इसको देखेंगे, है ना, 6 सेपरेट पार्ट्स के अंदर।
और सारे पार्ट्स के अंदर जो ये प्रिंसिपल है जो आपको अभी बताया गया है, अभी तक इन 5 मिनट में जो आपको बताया गया है, ये वैलिड है और अप्लाई होता है। और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर ढूंढ सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपको ढूंढना है, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये देखते हुए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा आता है, तो उतना ही जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करोगे और अपनी एनर्जी सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह पे लगाओगे, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप लेस स्ट्रेसफुली मोर मार्क्स लेके आ पाओगे। सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की और हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स की। तो जो हाई वेटेज होंगे उन पे मैं स्टार लगाऊंगा, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट पे मैं डबल स्टार लगाऊंगा। ऑलराइट, तो ये है जेई मेन का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो यहाँ पे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, देखो यहाँ पे इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों टॉपिक्स को कायदे से एक में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो तरीका है एनसीईआरटी का, है ना, यहाँ पे एक्सप्रेस करने का, ये थोड़ा गड़बड़ है पढ़ने के हिसाब से, है ना। सेट्स और रिलेशंस को अलग पढ़ा जाए और फंक्शंस को बिल्कुल अलग पढ़ा जाए। फंक्शंस अपन पढ़ते हैं ना कैलकुलस में, जो फंक्शंस पढ़ते हैं वैसे पढ़ें, है ना। और उसके अंदर एडवांस लेवल चीज़ें आती हैं थोड़ी, है ना, जेई मेन में भी जो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो फंक्शंस को थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। तो फंक्शंस क्या हाई वेटेज है? फंक्शंस अप्लाई होता है पूरी कैलकुलस के अंदर, तो इस हिसाब से तो वो हाई वेटेज है ना। लेकिन अकेला फंक्शंस चैप्टर क्या हाई वेटेज है? नहीं, सेट्स अप्लाई होते हैं हर जगह पे, इस वजह से वो हाई वेटेज है, मतलब ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन ये वो चैप्टर्स नहीं है जिनको हम ढूंढ रहे हैं, है ना। रिलेशंस हार्डली एक आध क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग गिना जाए और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग गिना जाए, है ना। तो ऐसे में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हाई वेटेज है? हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जेई मेन में, तो ये हाई वेटेज है। क्या ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है? हाँ ये भी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता। जो यूनिट आते हैं, यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, और थोड़े बहुत आर्गन प्लेन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम ही आते हैं, समझ रहे हो, मतलब कम ही मुश्किल है वो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो उनके लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई हर जगह होता है, उसके हिसाब से ये हाई वेटेज तो है, लेकिन हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, हाँ यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स है ये ज़रूर हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, जो कि डिटर्मिनेंट में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती और ये बहुत जगह पे अप्लाई भी होता है ना। मैट्रिसेस भी काइंड ऑफ बॉर्डर पे है हाई वेटेज होने के, हाई वेटेज होने के बॉर्डर पे है ना, बट पूरी तरह से नहीं। पीएनसी, क्या ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हाई वेटेज चैप्टर है? ऐसा भी नहीं है। पीएनसी के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं, है ना। जितना लोग हाइप बनाते हैं पीएनसी की, ये है वो है, उतनी है नहीं, ठीक है, असलियत में उतनी बात नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन, अगेन ये एक जेएमएक्स टॉपिक है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जेएमएक्स टॉपिक क्या होते हैं। जेएमएक्स वो टॉपिक होते हैं जो कि जेई मेन में आते हैं लेकिन जेई एडवांस में नहीं आते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि वो जेई एडवांस में अप्लाई भी नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है, वो तो मैथ है, मैथ तो कहीं भी अप्लाई हो सकती है ना। आप मैथमेटिकल इंडक्शन कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट टॉपिक एज अ चैप्टर ये जेई एडवांस में नहीं है, जेई मेन में है, तो ये जेएमएक्स हो गया। जेएमएक्स का मतलब होता है जेई मेन एक्सक्लूसिव, है ना। उन्हें मैं स्क्वायर से मार्क करता हूँ, जिनके बारे में अलग से बात करूंगा, है ना। बाइनोमियल थ्योरम, क्या ये एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है? नहीं, क्योंकि जिस तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना, यहाँ पे आपको एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है। अब अगेन कोई समझ सकता है, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको बाइनोमियल थ्योरम बहुत आसान लग रहा है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल स्टूडेंट्स की, मैं यहाँ पे जो 200 रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो 1000 रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो 5000 रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो 50,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबका आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि उन सबकी क्या बोले कि सबके हिसाब से, सबके दिमाग के हिसाब से क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनको ज़्यादा एफर्ट वाले लगते हैं। तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। अगर मुझे तो ये सब बहुत सिंपल लगता है, मेरी ओपिनियन ये नहीं है कि बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा एफर्ट लगता है या मॉडरेट एफर्ट लगता है। मेरी ओपिनियन में तो बहुत आसान है, सारे चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता इस वीडियो को कौन देख रहा होगा, किस तरह के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, ये यूट्यूब पर है यार, समझ रहे हो ना।
तो ये बात है, बायनोमियल थ्योरम एंड इट सिंपल एप्लीकेशन, ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट तो नहीं है ना, और हाई वेटेज भी नहीं है इतना ज़्यादा। सीक्वेंस एंड सीरीज हाई वेटेज जरूर है। क्या इसके अंदर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एफर्ट तो लगता है ना। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को देखें तो ज़रूर ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स है ना। लिमिट जो है वो एक हाई वेटेज चैप्टर है ना, जो कि लिमिट अप्लाई होता है। कैलकुलस के अंदर भी लिमिट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं आगे की कैलकुलस के अंदर, है ना। और लिमिट अपने आप में भी बड़ा चैप्टर है, उससे और क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं लिमिट्स के। और जब भी ग्राफ्स होते हैं वहाँ पे लिमिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसके हिसाब से आप देखोगे भैया ये तो सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर होंगे जो कि लेस इंपॉर्टेंस के होंगे आगे, है ना। अब इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में एक होता है अपना इनडेफिनेट और एक होता है अपना डेफिनेट। डेफिनेट जो है वो डेफिनेटली एक हाई वेटेज चैप्टर है, इनडेफिनेट हाई वेटेज चैप्टर नहीं है ना। और आप ये नोटिस करोगे कि इनडेफिनेट के अंदर कुछ ही तरह के इंटीग्रल्स हैं जो कि जेई मेन के सिलेबस में है, वो रहे ये तरह के इंटीग्रल। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हो, है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किससे करें, तो आप ये सोच लो कि इनमें से कोई एक होगा, है ना। और वाकई में ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक हो, है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने साइन एक्स टेन एक्स के नहीं गिने हैं, है ना, बट वो आप अपनी तरफ से गिन सकते हो क्योंकि एनीवेज एनसीईआरटी में तो दे ही रखे हैं, है ना। तो सिर्फ ये सब नहीं है, और भी हैं, राइट। और जो मेथड्स दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो आप देखोगे कि सिलेबस में, मतलब जो एक्चुअल पेपर आता है ना, सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसी तरह के आते हैं, समझ रहे हो। और ये भी दे रखा है अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा कुछ अलग से नहीं आएगा, है ना। ऑल राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आप जेई मेन के कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो इसमें ना वो जो टफ काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं आते, बर्नौली और ये सब, इस ऐसा कुछ नहीं आता यहाँ पे, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आप इसको प्रॉपरली सिलेबस के अकॉर्डिंग करो तो ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है। लिटरली आप इसको 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ सकते हो और इसके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझो। और अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ये लोग पूरी 1 यूनिट मान रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए पूरी 1 यूनिट तो नहीं माननी चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन, सर्कल अलग गिने अपन, और कोनिक सेक्शन अलग गिने, और उसमें भी पैराबोला, हाइपरबोला, सब अलग गिने। तो यहाँ पे ये 2 चीजें ध्यान रखना कि जो सर्कल और पैराबोला है ना, ये जरूर हाई वेटेज है। सर्कल और पैराबोला जरूर हाई वेटेज है ना। इसमें जो पैराबोला है वो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, क्योंकि पैराबोला में लिटरली कम एफर्ट लगता है। अगर आप जेई मेन के हिसाब से देखो तो जेई मेन में फिक्स तरह के क्वेश्चन आते हैं पैराबोला के, है ना। सर्कल के थोड़े इस तरह की, देखो सर्कल पढ़ने में आपको थोड़ा दम लग सकता है ना, सर्कल का वेटेज भी ज़्यादा है और सर्कल पढ़ने में दम लग सकता है। स्ट्रेट लाइन में जितना एफर्ट है, अब जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली, उसको तो स्ट्रेट लाइन सिंपल लगेगा। लेकिन जब बच्चा वो पढ़ रहा होता है तब तो उसको एफर्टफुल लगता है ना वो, क्योंकि उसने इतनी डेप्थ में कभी नहीं पढ़ा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इस हिसाब से मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसमें हाँ एफर्ट भी अच्छा खासा लगता है जब कुछ स्टार्ट कर रहा होता है तब, है ना। 3D, वेक्टर और 3D, क्या ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है? बिल्कुल, दोनों के दोनों हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगेन इसको अलग गिने और इसको अलग गिने कृपया करके, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका अगेन जेएमएक्स टॉपिक हो गया, है ना, तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कुछ लास्ट की जो चीज़ें हैं, है ना, वो जेएमएक्स हैं, जो कि जे एडवांस में नहीं आती, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, क्या ट्रिग्नोमेट्री एक हाई वेटेज चैप्टर है? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हाई वेटेज नहीं है। ऑल दो ये अप्लाई होता है ना, अप्लाई होता है हर जगह पे, लेकिन अपने आप में हाई वेटेज नहीं है। तो अप्लाई होने के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो ये हाई वेटेज है। तो आप क्या करना, लिस्ट बनाना अलग अलग चीज़ों की, कैसे कि वो जो हाई वेटेज चैप्टर अपने आप में है, जिनको मैंने बोला है कि वो अपने आप में हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उनको आप लिखो कि वो चैप्टर सेल्फ सफिशिएंट हाई वेटेज है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि अप्लाई होते हैं, तो जो अप्लाई होने वाले चैप्टर है ना उन पे मैं ए लगा देता हूँ, उनके स्टार के बगल में ए लिख देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ये अगेन एक जीएमएक्स टॉपिक है। ऑलराइट, तो इसी के साथ अपनी मैथ खत्म होती है। आप देख रहे हो सारे ही टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ स्टार लगे हुए हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये नोटिस करोगे कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे कम आता है, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा आता है ना। और यहाँ पे वो जो अप्लाई होते हैं उनको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, अलग से मार्क कर देता हूँ। अब हो सकता है आपको लगे कि पीएनसी अप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी में, नहीं, जब आप ट्रूली प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इतना ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। पीएनसी के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पूरा पीएनसी अप्लाई नहीं हो रहा। समझ रहे हो, पीएनसी के बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, समझ लो 40% पीएनसी अप्लाई हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा। जे एडवांस के हिसाब से अगर आप देखो तो हाँ डेफिनेटली फिर पीएनसी इन्वॉल्व होगा। अभी हम जेई मेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिमिट है वो अप्लाई होने के कॉन्टेक्स्ट में एक हाई वेटेज चैप्टर है ना। जो सेट्स और फंक्शन है ना, ये अप्लाई होने के कॉन्टेक्स्ट में हाई वेटेज है, ठीक है। तो अपने टोटल अगर हम देखें कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स कौन से हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, और कौन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स भी अप्लाई होने के कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो लेकिन फिर भी गिन लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स हो गए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, है ना, और सर्कल और पैराबोला हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर और 3D हो गए, इतने ही है ना। तो आप देखोगे कि 16 में से कितनी यूनिट्स अपनी ऐसी हुई जो कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, इसको अपन गिनते हैं थोड़ा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हाफ अ यूनिट मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अपन आउट ऑफ 16 कर रहे हैं। तो एक ये हो गया, ये भी हाफ अ यूनिट हो गया, मतलब आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हाँ ये भी हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, तो इसको हाफ मान लेते हैं, ठीक है। तो हाफ यूनिट ये हो गया। और डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलस में से अगर यूनिट वाइज देखो तो हाफ डेफिनेट है, तो 2 यूनिट्स टोटल हो गए, 2 + 2 वेक्टर्स दोनों मिला के 4 हो गए, ये 5 हो गए, है ना। सर्कल और पैराबोला इसको अपन हाफ अ यूनिट मान लेते हैं, खैर हाफ से भी कम है इसका रेशियो बट स्टिल, है ना। तो कितना हो गया था, 5 यूनिट्स हो गया था, 5.5। हाँ, तो देखो कि टोटल 16 यूनिट्स में से आपकी 5.5 ऐसी निकल के आई हैं जो कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है ना, अच्छा खासा वेटेज उनका एफर्ट के हिसाब से। तो आप कुछ भी करो, आप ये मिस कभी ना करो, है ना, ये मिस कभी मत करो। भले आप हाइपरबोला एलिप्स मिस कर दो किसी वजह से, वैसे तो मिस तो कुछ नहीं करना, टारगेट तो अपना 100% है, बट स्टिल मिस हो जाता है ना ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको लेकिन पैराबोला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब मतलब एक ही बराबर के हैं, है ना, तो एलिप्स समझ में आ रहा है, एलिप्स कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पैराबोला का वेटेज ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है इनफैक्ट एलिप्स और हाइपरबोला से, है ना। ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आपके पास कम टाइम होता है तो आपको देखना होता है कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या छोड़नी है, और किस ऑर्डर में आपको करना चाहिए, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कि कुछ ऐसा मिस ना हो जाए आपसे सिलेबस में जो कि हाई वेटेज मतलब कम एफर्ट में अच्छा वेटेज लेके आ सकता था, लेकिन वो आपने मिस कर दिया। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे हाई वेटेज वाले कौन से हैं, कौन से हैं जो सिर्फ हाई वेटेज रखते हैं, वो है ये सेट्स और ये सब। ये तो आप अगेन आप लिस्ट देख सकते हो इनकी, हाफ अ यूनिट ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली ऐसा निकल के आ रहा है कि लगभग 4 या 5 यूनिट्स ऐसी होंगी जो कि हाई वेटेज की होंगी, ठीक है। तो अपन अपन क्या करते हैं, अपना टारगेट ये होता है कि 30% चैप्टर्स को अपन बोले रफली 20 to 30% चैप्टर्स को अपन बोले हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट, है ना, और अनादर 20% to 30% को बोले अपन क्या, हाई वेटेज, है ना, 20% to 30%, 20% to 30%, और जो रेस्ट है वो रेस्ट है ना, वो लो वेटेज है या फिर वो हाई वेटेज विद वेरी हाई एफर्ट है, तो फिर हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट नहीं हो पाया, है ना। तो देखो हाई वेटेज, देखो रेस्ट में वो नहीं आएगा जो कि हाई वेटेज वाला है लेकिन उसमें हाई एफर्ट लग रहा है, वो ये वाले हो गए, है ना। और यहाँ पे कौन से हो गए, हाई वेटेज वाले और लो एफर्ट वाले, ठीक है। ये इस तरह से हो गए, है ना। रेस्ट में कौन से आएंगे, रेस्ट में आएंगे मॉडरेट वेटेज वाले या फिर लो वेटेज वाले, है ना, या फिर मॉडरेट वेटेज और
हाई एफर्ट वाले, समझ रहे हो? तो इस तरह से है। अब मैं नहीं चाहता कि आप इसको एक फिल्टर की तरह यूज करें, फिल्टर लगा दें कि नहीं हम हाई वेटेज ही करेंगे खाली और कुछ नहीं करेंगे। समय कम हो तब ऐसा करना पड़ सकता है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको फिल्टर की तरह मत देखो, इसको सॉर्ट की तरह देखो, है ना, कि हम चैप्टर्स को इस ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में। ये जानना जरूरी है अपने लिए, ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम इसी ऑर्डर में करेंगे? नहीं। अगर आप सीधे जंप करने की कोशिश करोगे पैराबोला पर जस्ट बिकॉज वो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, तो फिर काम थोड़ी होगा। स्ट्रेट लाइन से आपको गुजरना होगा ना, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर पैराबोला, प्रॉपरली करना होगा, है ना। तो ऐसे में करना क्या चाहिए अपने को? सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए, फोकस इन पे करना चाहिए, समझ रहे हो? अगर सिलेबस कंप्लीशन की अपन बात कर रहे हैं, तो सिलेबस कंप्लीशन तो अपना टेंडिंग टू 100% होना चाहिए, राइट। वो सिर्फ कुछ ही केसेस में, जब आपके पास बहुत कम टाइम है और एग्जाम आने वाला है, फिर आप कुछ चीजें छोड़ सकते हो, वो चीज अलग है ना। फिर जब आप फोकस करते हो, मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, अब जब आप रिवीजन कर रहे हो और आप एडवांस लेवल क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास टाइम कम है कि एडवांस लेवल क्वेश्चन में किसके करूं, है ना, या फिर जेई मेन में भी, है ना, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में किसके करूं, है ना। तो आप फोकस करो इन पर, हाई वेटेज वालों पर, है ना। पहले हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट, देन हाई वेटेज वाले। सिंपल। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स को या चैप्टर्स को कैसे ढूंढें। हमें क्या करना चाहिए कि जेई मेन या जेई एडवांस, जिसके भी हम ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स या चैप्टर ढूंढ रहे हैं, उसके पेपर लेने चाहिए 2013 से लेकर जो लेटेस्ट है ना, फिलहाल अभी की डेट के हिसाब से लेटेस्ट है 2021, राइट। तो तब से लेकर तब तक हमें क्या करना चाहिए, हर एक पेपर, हर एक पेपर, अब जेई एडवांस के केस में पेपर वन प्लस पेपर टू, पेपर वन प्लस पेपर टू को एक पेपर मानो, ठीक है। और जेई मेन के लिए तुम कोई भी एक पेपर उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2020 सॉरी 2019 और 2020 और 2021 इन सब में मल्टीपल पेपर्स आए थे, है ना। और मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर भी अलग अलग, समझ रहे हो ना, बहुत सारे पेपर्स थे, 8, 16, कभी और ज़्यादा, है ना। उनमें से कोई भी एक पेपर तुम्हें लेना है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा जो एवरेज नंबर जो तुम निकालोगे वो काइंड ऑफ सही होगा, है ना। कोई भी एक पेपर चूज कर लो, ऑलराइट। और जे एडवांस में पेपर वन प्लस पेपर टू को एक पेपर मानो, ठीक है। हर एक साल के साथ ऐसा करो, हर एक साल का एक पेपर लो और उसके साथ ऐसा करो। क्या कैसा करो कि उसके अंदर ये देखो क्या क्या चैप्टर्स आए थे, है ना, क्या क्या चैप्टर्स थे। तो तुम्हें लगेगा चैप्टर तो सारे आते हैं, लेकिन नहीं, तुम ये नोटिस करोगे कि सारे चैप्टर नहीं आते, है ना। तुम देखो क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, है ना। पहली बात तो ये कि देखो, अगर एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज जे एडवांस है कोई और उसमें सपोज 60 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पेपर है उसका 120 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तुम देखोगे कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो तुम देखोगे कि 100 चैप्टर अगर तुम मानते हो या तुम 90 चैप्टर भी मानते हो, तो वो 120 क्वेश्चन तो फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी कुछ चैप्टर हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ लो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि उस साल नहीं आए, है ना। तो पहले चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, है ना, चैप्टर वन, चैप्टर टू एंड सो ऑन, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में अलग अलग करो, है ना, एक साथ मत करो, सबका अलग अलग करो। पहले फिजिक्स का देखो, फिर केमिस्ट्री का देखो, फिर मैथ्स का देखो, ऐसे, ठीक है। फिर उसमें देखो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तुम्हारा चैप्टर वन, तो उसमें एक क्वेश्चन आया तुम्हारा जिसके 4 मार्क्स थे, दूसरा क्वेश्चन आया जिसके 3 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसमें देखो कि 3 + 4 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आया, है ना। अब सपोज चैप्टर टू है, उसका एक क्वेश्चन आया जो कि 2 मार्क्स का था। सपोज कोई सा मैट्रिक्स था जिसमें जो 8 मार्क्स का था, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स ही मैटर करे इस चैप्टर टू के वेटेज के, है ना, समझ रहे हो ना। और एक ऐसा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, जिसमें 50% कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इन्वॉल्व थे और 50% किसी और चैप्टर के थे, है ना, एक मिक्स्ड क्वेश्चन था। तो उसके 1.5 मार्क्स तुम कंसिडर कर लो और 3.5 ऐसे कैलकुलेट कर लो, समझ रहे हो। तो ऐसे तुम हाई वेटेज चैप्टर तो निकाल लोगे, समझ रहे हो। ऐसे करके सारे चैप्टर्स का कैलकुलेट कर लो। और फिर देखो, इसको तुम ईयर वाइज कर सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बेटर है चैप्टर वाइज करना, कि तुमने साल नहीं उठाया, तुमने एक चैप्टर उठाया जिसको तुम कर रहे हो अभी, उस चैप्टर के तुमने वो जो आर्काइव्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने जाके देखे 13 से लेकर 21 तक, है ना। ऐसे करना है, चैप्टर वाइज जाओ
फिर उसमें अलग अलग सालों पे जाओ और उनके टोटल वेटेज निकालिए। इस तरह से करोगे बहुत आसान होगा, मे बी तुम आधे घंटे में कैलकुलेट कर लोगे एक चैप्टर का। और जिस चैप्टर को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें आधा घंटा स्पेंड करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, ताकि तुम देख तो सको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने हैं। समझ रहे हो ना? इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो ऐसे तुम्हें करना है। और तुम जब एक चैप्टर के अलग अलग साल के निकालोगे, किस दिन 7 मार्क्स आए उससे, किस दिन 5 मार्क्स आए, मतलब कई साल है ना, कई साल उससे 12 मार्क्स आ गए, ऐसा भी हुआ है कई बार, है ना, कुछ चैप्टर्स के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे तुम निकालोगे। और सपोज 13 से लेकर 21 तक अपने 9 साल हो चुके हैं, है ना, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, है ना, और जो भी निकल के आएगा एवरेज, सपोज निकल के आता है 8.2, तो उसको आप मान लो कि ये इसका एवरेज वेटेज है ना। अब पर यूनिट एफर्ट कैसे निकालोगे? अब आप एफर्ट को इतनी आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एफर्ट आपको अंदाजे से लगाना होता है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा लेंदी हैं, है ना। बुक खोल के देखो, बुक में दिखेगा कि कितने पेज का कोई चैप्टर है ना। अब हो सकता है आप गलत हो, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वो चैप्टर आपको क्या पता आप करो तो आपको आसान लगे, है ना। तो ऐसे में वो इतना एफर्ट वाला नहीं है, तो इसमें आप गलत हो सकते हो। हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट निकालने में आप थोड़े बहुत गलत हो सकते हो। इसलिए आपको मैंने पहले से बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, जेई मेन के और जेई एडवांस के अंदर क्या क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वाले हैं, ताकि आप अपने एस्टिमेट से कुछ गड़बड़ ना कर दो, है ना। सही है ना? फिर भी अगर आप अपने एस्टिमेट से करना चाहते हो कुछ टॉपिक्स को, तो हाई वेटेज तो आप पता लगा सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि वो तो प्रूवन है, वो तो पेपर्स में आ रखा है ऑलरेडी। वो बस आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है ना, कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं, है ना। बस जो एफर्ट है उसके अंदर फिर आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ कितनी डिफिकल्ट लगती है, या आपके लिए वो चीज़ कितनी लेंदी है। समझ रहे हो ना? अब वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने हाई वेटेज चैप्टर्स निकाले, वैसे आप हाई वेटेज टॉपिक्स भी निकाल सकते हो। आप ऐसे करो कि एक जो चैप्टर है, सपोज चैप्टर 1 है ना, ये देखो कि किन किन मेजर टॉपिक्स में वो डिवाइडेड है। मेजर ऐसे नहीं कि आप गिनो कि इसमें तो 15 तरह की चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में, तो 15 आपने गिन लिया, नहीं। ऐसे देखो, क्या वो 3 मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, क्या वो 4, या क्या वो 5, क्या वो 7, 8 मेन चीज़ें हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की क्या वो मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं। ठीक है। जैसे कि आप पैराबोला उठाते हो, तो पैराबोला के अंदर क्या है कि इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, फिर है टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला, फिर है नॉर्मल ऑफ पैराबोला, फिर कुछ और चीज़ें हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को मिलाकर, है ना, फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ऐसे करके आपने 4 या 5 पार्ट्स में पैराबोला चैप्टर को तोड़ दिया, है ना। इसके अंदर आपको इसके अंदर नहीं जाना कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो उसके अंदर इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी 4 तरह की है, 5 तरह की है, उसके अंदर चलेगा नहीं। मेन मेन आपको देखना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो एक टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला एक टॉपिक है। इस तरह से समझ रहे हो? तो ऐसे आपने क्या किया, इसको इतने टॉपिक्स में बांट लिया। फिर आप ये देख सकते हो कि टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला से कितने क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, या इंटीग्रेशन है, तो कितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आए जिनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हुआ, है ना। समझ रहे हो? इस तरह से भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन में जिसमें इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व थी। कितने क्वेश्चन आए फिजिक्स के अंदर जिसमें रोलिंग या प्योर रोलिंग जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व थी, है ना, या सर्कुलर मोशन जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व थी। कितने ऐसे टॉपिक हैं, या कितने मार्क्स से वो टॉपिक आए, कितने मार्क्स के वो टॉपिक आए जिनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना निकालते हो। तो भैया ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपको स्ट्रेटेजिक करनी है तो थोड़ा तो टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम इसमें लगेगा? एक चैप्टर में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है अगर ज़्यादा डिटेल में जाओ तो। एक चैप्टर को करने में आप 15-20 घंटे देते हो, मतलब सिर्फ लेक्चर लेक्चर और उसकी प्रैक्टिस करने में, टेस्ट देने में। आप टोटल टाइम उसके अंदर 25-30 घंटे तो देते ही हो, है ना। अब अगर आप उसमें से 1 घंटा निकाल लोगे जस्ट ये देखने के लिए, है ना, जिससे आपका जो टाइम और एनर्जी है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो, अगर आप ये कर लोगे तो फिर बेनिफिट ही होगा ना। तो वो टाइम जो आप दे रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो टाइम वेस्ट नहीं है। ध्यान रखना, ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना एनालाइज करने में प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ये टाइम वेस्ट नहीं है। ये टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, जो कि मे बी आपको आपके कोचिंग के लेक्चर अटेंड करना इतना रिटर्न नहीं देगा जितना ये आपको रिटर्न दे सकता है। यस, है ना। जब मैं कह रहा हूँ आई मीन इट। ठीक है। तो आई होप आप डिटेल में समझ गए होगे कि कैसे आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स फाइंड करने हैं।
ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। अब इसमें आपका एक टास्क है कि आपको ये करना है। सिर्फ आपका इन इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, आपको ये करना है। तो अपना एक टारगेट बनाओ कि मैं 10 चैप्टर के साथ ऐसा करूंगा, या 5 चैप्टर्स के साथ, या जो भी चैप्टर्स अभी मेरे कंटिन्यूशन में हो उनके साथ मैं ऐसा करूंगा। 3 चैप्टर के साथ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, राइट। और या फिर ऐसा टारगेट कि डेली में 1 घंटा स्पेंड करूंगा, या आधा घंटा स्पेंड करूंगा, या 40 मिनट स्पेंड करूंगा प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करने में और देखने में कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टास्क आपको करने हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टास्क कंप्लीट किए, है ना। पहले कमेंट करो कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा, फिर आके जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद टास्क कंप्लीट कर लो अपने, फिर आके बोलना कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।